इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो काशीपुर है, इस काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो गौविशाण जो था वो काशीपुर का प्राचीन नाम है, या फिर उल्टा करके पूछ ले कि जो गौविशाण है उसका वर्तमान नाम क्या है, तो वो काशीपुर है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PR के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ राजवंशों को पढ़ लिया था। जैसे कि सबसे पहला राजवंश कुणिंद राजवंश, उसके बाद हमने पढ़ा था कुषाण राजवंश, उसके बाद हमने पढ़ा था कुषाणोत्तर राजवंश, उसके बाद गुप्त राजवंश, और आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर राजवंश कि गुप्तोत्तर राजवंश में कौन कौन से राजवंश आए हैं। और उसका पहला पार्ट है यादव वंश और दूसरा पार्ट है नागवंश। तो आज हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यादव वंश को आज की क्लास में पहले देखते हैं। यादव वंश की बात करें तो इस वंश का अन्य नाम यदुवंश भी है। इसकी राजधानी देखें तो सिंहपुर थी, जो कि वर्तमान के लाखा मंडल में है, और ये लाखा मंडल देहरादून जनपद में है। अगर इस राजवंश के स्रोत की बात करें तो वो है राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल प्रशस्ति। ये जो पत्र है ये लाखा मंडल में मिला है, और इसमें यादव वंश के 11 पीढ़ी के 12 शासकों का नाम वर्णित है। तो दोस्तों, यादव राजवंश के बाद जो अगला राजवंश आता है वो है नागवंश। अगर इस नागवंश की बात करें तो इसके 2 त्रिशूल लेख मिले हैं। पहला है शुद्ध महादेव, जो कि जम्मू कश्मीर में था, और दूसरा गोपेश्वर में मिला है, जो कि चमोली में है। इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में इन 4 शासकों के नाम वर्णित है: स्कंदनाग, विभुनाग, अंशनाग और गणपति नाग। अगर इनमें भी देखें हम तो जो ये गणपति नाग था, ये नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है उसका नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो ये नाग राजवंश से संबंधित है। दोस्तों, नागवंश के बाद उत्तराखंड में हर्षवर्धन का आक्रमण होता है, और हर्षवर्धन इसके बाद उत्तराखंड में आक्रमण करके यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला के एक नया राजवंश बनाता है, एक नया राज्य बनाता है। उसका नाम होता है कान्याकुब्ज। तो कान्याकुब्ज में उत्तराखंड का देहरादून, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल होता है। तो हर्षवर्धन उत्तराखंड में स्वयं तो शासन नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति को अपना सामंत नियुक्त करके उसके पास यहाँ की प्रशासन को सौंप देता है, जिसका नाम होता है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ही हर्षवर्धन के कान्याकुब्ज जो राज्य था उसकी सत्ता को संभाल रहा था। तो हर्षवर्धन के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की, तो जो ये यशोवर्मन होता है ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो इसके बाद जो यशोवर्मन का जो शासन है वो इन्हीं जगहों पर फैलता है। फिर क्या होता है कि हर्षवर्धन के बाद अगर हम बात करें ये इतना हमारा ये उत्तराखंड का पोर्शन हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ये राजा यहाँ कान्याकुब्ज प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, और कान्याकुब्ज प्रदेश में जब वो यशोवर्मन के साथ युद्ध होता है तो यशोवर्मन उस युद्ध में हार जाता है, और ललितादित्य मुक्तापीड़ उस युद्ध में विजयी होते हैं। तो जब यशोवर्मन हार जाता है तो उसके बाद जो ये साम्राज्य था या जो इसके पड़ोसी साम्राज्य थे, उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। इस कान्याकुब्ज के टूटने के बाद और उत्तराखंड के जो अन्य पड़ोसी राज्य उनको थोड़ा बहुत उनमें शामिल हो गए, तो उसके बाद यहाँ पर 3 शक्तियों का उद्भव हो जाता है, जिनमें पहला है शत्रुघ्न राज्य, दूसरा है ब्रह्मपुर राज्य, और तीसरा है गौविशाण। तो अब हम एक एक करके इन तीनों साम्राज्यों को देखेंगे, किस तरह से इनका स्थापना होती है, किस तरह से इनका विस्तार होता है। तो दोस्तों, जब हर्ष का यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो उसके बाद हर्ष के आक्रमण के बाद जो मध्य हिमालय में अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई, तो उसमें पहला है पढ़ेंगे हम जो पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था। अब बात करते हैं इस राज्य के स्रोत को लेकर कि भाई किस आधार पर हम इस राज्य को पढ़ रहे हैं। तो वो है एक इनका ताम्रपत्र मिला है जो तालेश्वर से मिला है, और तालेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। अब इस राज्य की हम कुल देवता को देखें तो वीरणेश्वर स्वामी को इस राज्य का कुल देवता माना जाता है। ये पहला ऐसा राजवंश था जितने हमने अभी तक राजवंश पढ़े जिसमें शासन प्रशासन की प्रणाली को स्टार्ट किया था। इसको हम राजनैतिक वंश तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो शासन प्रशासन था उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया,
उसके लिए एक मंत्री परिषद भी बनाई, जो कि हम अभी भी वर्तमान में देखते हैं कि अलग अलग राज्य या फिर देश में मंत्री परिषद बनाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा पद होता था अमात्य का, जो कि प्रधानमंत्री के समकक्ष मान सकते हैं हम उसे। दूसरा पद होता था कुमारादित्य का या कुमारात्य का। तो इसमें क्या होता था कि जो राजकुमार होता था वो मुख्यतः इस पद पर आसीन होता था, और इसे हम सहायक प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। मतलब इस पद को बनाने का उद्देश्य था कि जो राजकुमार है वो भी शासन प्रशासन को चलाना सीखे कि क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, कैसे उसको चलाया जाए। उसके लिए उसे सहायक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता था। अब बात करते हैं कि इनकी टैक्स व्यवस्था कैसी थी, कि मतलब कैसे कर एकत्रित करते थे। अब अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य टैक्स लगाया जाता था वो खेती या भूमि पर लगाया जाता था। ये भूमि पर कर लगाते थे, और भूमि को इनके द्वारा दो भागों में बांटा गया था। पहला है केदार भूमि, जिसका मतलब होता है सिंचित भूमि, और ये शब्द तो अभी भी उत्तराखंड के गढ़वाल हिस्से में यूज़ किया जाता है। सारी मतलब जहाँ पर होता है असिंचित भूमि। इस तरह से दो प्रकार से भूमियों का बंटवारा किया गया था। तो मतलब केदार भूमि थी जो वहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा थी, उसके आसपास नदी नाले इस तरह से रहेंगे जहाँ से सिंचाई की सुविधा की जाती थी। और जो सारी थी वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वो वर्षा पर ही आधारित होते थे कि वर्षा जब होगी तभी वहाँ पर सिंचाई होगी, अदरवाइज कोई इस तरह से नहर या नदी का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता था। उसके बाद अगर बात करें ब्रह्मपुर राज्य का, तो इस ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहा गया है। और इसके बाद जो हम बाकी के दो राज्य पढ़ेंगे, उनमें जो ब्रह्मपुर राज्य था इसका विस्तार सर्वाधिक हुआ है, ये सबसे बड़ा राज्य था उनमें से। उसके बाद जो दूसरा राजवंश या राज्य उद्भव होता है उसका नाम है शत्रुघ्न राज्य। इसकी जो सीमा है वो सिरमौर, मतलब कि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, अम्बाला हरियाणा और सहारनपुर यूपी, इन तीन राज्यों से होकर के इसकी सीमा बंदी थी। इसके बारे में कोई विशेष उल्लेख मिला नहीं है, बट कहा गया है कि जो ये शत्रुघ्न राज्य था इस राज्य के मध्य से यमुना नदी होकर बहती थी। और वर्तमान में हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, वो यही यमुना नदी बनाती है। तो इसके बाद शत्रुघ्न राज्य के बाद जो तीसरा राज्य उद्भव होता है उसका नाम है गौविषाण राज्य। इस गौविषाण राज्य की अगर हम सीमाएं देखें तो काशीपुर, रामपुर जो कि यूपी में है, और पीलीभीत भी यूपी में है, ये इसकी सीमाएं थी। इस गौविषाण राज्य की राजधानी भी काशीपुर में थी। तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो काशीपुर है, इस काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो गौविषाण जो था वो काशीपुर का प्राचीन नाम है, या फिर उल्टा करके पूछ लें कि जो गौविषाण है उसका वर्तमान नाम क्या है, तो वो काशीपुर है। तो दोस्तों जब हर्षवर्धन का आक्रमण होता है तो हर्ष एक नए राज्य का उद्भव करता है जिसका नाम कान्याकुब्ज होता है, और वो यहाँ पर स्वयं शासन नहीं करता है, वो कान्याकुब्ज में अपना एक सामंत नियुक्त करता है जिसका नाम होता है यशोवर्मन। तो हर्ष की मृत्यु के बाद जो यशोवर्मन होता है वो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, और इस यशोवर्मन का फिर युद्ध होता है जो कश्मीर के शासक थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। अब यहाँ से यशोवर्मन की सत्ता भी समाप्त हो जाती है, और जो यशोवर्मन के अधीन जो ये राज्य थे जैसे कि ब्रह्मपुर राज्य, शत्रुघ्न राज्य और गौविषाण राज्य, ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं। अब इन्हीं राज्यों के बगल में जोशीमठ स्थान पर एक नए राजवंश का उद्भव होता है, जिस राजवंश का नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। और अब हम इस कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ेंगे। दोस्तों अगला राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश। इस कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो इसके कुछ अभिलेख मिले हैं, और उसके अलावा इस राजवंश को हम जनश्रुति या जो उस टाइम वहाँ पर कुमाऊं में कहानियाँ प्रचलित हैं उसके आधार पर पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं इस राजवंश के संस्थापक को लेकर के। तो इसका संस्थापक जो हमें अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर तो बसंत देव है, लेकिन जो जनश्रुति है वहाँ पर जो उनके आधार पर इस राजवंश का संस्थापक वासुदेव है, और कुछ लोगों के अनुसार ये बसंत देव ही वासुदेव था। उसके बाद बात करते हैं इनकी राजधानी। तो इनकी राजधानी मानी जाती है एक्चुअल में कार्तिकेयपुर। अब उस कार्तिकेयपुर को लेकर के थोड़ा सा सस्पेंस है इतिहासकारों में। काफ़ी लोगों के अनुसार वो कार्तिकेयपुर जोशीमठ में है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वो बैजनाथ बागेश्वर में है। लेकिन पहले वास्तविकता में इनकी राजधानी जोशीमठ थी, वहाँ से वो स्थानांतरित करके फिर बैजनाथ में ले गए। अब बात करते हैं कि इनकी कुल देवी कौन सी है। तो इनकी कुल देवी नंदा देवी को माना जाता है, जिसका मंदिर अल्मोड़ा में है। उसके अलावा कोट भ्रामरी है जो वो नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता है। अगर एग्जाम में नंदा देवी और कोट भ्रामरी इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो इस कंडीशन में इनकी कुल देवी जिया रानी को माना जाता है। जिया रानी इसी राजवंश की एक शासिका हुई हैं। उसके बाद
हमें दो अभिलेख मिले हैं जिनके आधार पर हम इन्हें पढ़ते हैं। पहला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और दूसरा है तालेश्वर ताम्रपत्र। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये हर दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध था, मतलब कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे मुख्यतः इसके शासक। तो उत्तराखंड में जितने भी शिव मंदिर बनाए गए हैं उसमें से अधिकतम शिव मंदिर कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों द्वारा ही बनाए गए हैं, इसीलिए इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है उत्तराखंड में। उसके बाद बात करें कि भाई जो इनके द्वारा मंदिर बनाए गए हैं वो कौन कौन सी शैली में बनाए गए हैं, तो पहला है छत्र युक्त मंदिर और दूसरा है शिखर युक्त मंदिर। छत्र युक्त जो शैली थी उसे एक तो अन्य नाम अगर हम कहें तो पैगोडा शैली भी कहा जाता है। तो जो मंदिर छत्र युक्त शैली में बने होंगे वो कुछ इस तरह से बने होंगे, छातानुमा स्ट्रक्चर होगा उनका, ऊपर गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होगा। दूसरे बात करें शिखरनुमा, तो ये कुछ कोन के आकार के होते हैं। नॉर्मली अगर आपने मंदिर देखे होंगे तो इस तरह से वो कोन के आकार के ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से दो शैलियां मंदिर बनाने की इनके टाइम पीरियड में प्रचलित थी। उसके बाद बात करें कि इनकी राजभाषा कौन सी थी, तो राजभाषा इनकी संस्कृत थी। अब हम यहाँ पर राजभाषा को देखें तो वो लैंग्वेज जो ये ऑफिशियली कार्यों में यूज करते थे, जैसे हमारे यहाँ अगर हम राजभाषा कहें उत्तराखंड में तो वो हिंदी है। हिंदी में ही मैक्सिमम जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पत्र वगैरह होंगे या जो शासनादेश जारी होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। लोक भाषा की बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड में दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ की जो लोक भाषा है वो गढ़वाली है। यहाँ के जो लोग होंगे वो आपसी बोलचाल के लिए गढ़वाली भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि अगर कुमाऊं को देखें हम तो वहाँ पर आपसी बोलचाल में कुमाऊनी भाषा का यूज किया जाता है। और अगर हम कार्तिकेयपुर राजवंश में देखें तो यहाँ पर ये लोग आपसी बोलचाल में पाली भाषा का यूज करते थे। उसके अलावा जिन लोगों को ताम्रपत्र का मतलब नहीं पता, तो ताम्र का मतलब यहाँ पर तांबे से और पत्र मतलब पन्ना, अर्थात तांबे का एक शीट होगी जिस पर कि कुछ लिखा गया होगा, उसे ताम्रपत्र कहते हैं। और जैसे कि हमने कल वाली क्लास में बताया था कि जो ताम्र का मतलब है उसको इंग्लिश में हम कॉपर कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसमें कौन कौन से शासक आए जिन्होंने वहाँ पर शासन किया। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में बेसिकली 3 परिवारों ने शासन किया, जिसमें पहला है बसंत देव, दूसरा है निम्बर देव और तीसरा है शलोणादित्य। अब बात करें बसंत देव जो परिवार था, ये बसंत देव हमने अभी देखा जैसे कि बसंत देव या फिर अगर कुछ जनश्रुति को माने तो वासुदेव, इसके द्वारा ही इस राजवंश की नींव रखी जाती है। और इस परिवार का मतलब बसंत देव परिवार का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। अब बात करते हैं दूसरा निम्बर देव परिवार। तो निम्बर देव परिवार जो था उसमें सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो ललित सूर्यदेव था। अगर हम ललित सूर्यदेव की बात करें तो ललित सूर्यदेव निम्बर देव परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कार्तिकेयपुर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक था। अब इस निम्बर देव के बारे में देखें तो जितने भी ताम्रपत्र मिले हैं उनमें सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव के थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंडारा ताम्रपत्र या अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है, तो वो ललित सूर्यदेव से संबंधित है। उसके अलावा ये अपने आप को वराह अवतार मानता था, अर्थात जिस प्रकार से विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया था वैसी ललित सूर्यदेव ने भी अपने आप को वराह अवतार का एक स्वरूप माना था। और यहाँ पर वराह का मतलब सुअर से है। उसके बाद बात करें ललित सूर्यदेव के टाइम पीरियड में या उसके समकालीन एक अन्य रियासत जिसे हम कह सकते हैं या राज्य था जिसका नाम था मयूर वंश या मयूर राज्य। ये मयूर जो राज्य था ये कोटद्वार में स्थित था। तो इस मयूर राज्य पर एक बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करता है जिसका नाम था बाउक। तो बाउक यहाँ पर आक्रमण करता है जिसमें मयूर राज्य का शासक जो है वो पराजित हो जाता है और इस बाउक की सत्ता वहाँ पर स्थापित हो जाती है। किंतु कुछ समय पश्चात ये ललित सूर्यदेव उस मयूर वंश पर या मयूर राज्य पर आक्रमण करता है और उसे अपने साम्राज्य कार्तिकेयपुर राजवंश में मिला लेता है। उसके बाद बात करें निम्बर देव परिवार का जो अंतिम शासक था वो था भूदेव। तीसरा परिवार जो इनका था वो शलोणादित्य परिवार था और उसका अंतिम शासक सुभिक्षी राज था। अब जो ये शलोणादित्य था इसी के टाइम पीरियड में जो हमारा गढ़वाल वाला हिस्सा था वहाँ पर एक नए राजवंश का उद्भव होता है। वो राजवंश है, इसे हम पाल राजवंश या परमार राजवंश कहते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो पाल राजवंश था उसका जो संस्थापक है वो कनकपाल को माना जाता है और यही कनकपाल अर्थात इस शलोणादित्य के समकालीन था। ये यहाँ पर शासन कर रहा था। तो उसी दौरान गढ़वाल में जो चांदपुर गढ़ है वहाँ पर पाल या परमार वंश की नींव रखी जा रही थी और इस परिवार का अंतिम शासक सुभिक्षी राज था। दोस्तों उसके अलावा जो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था एटकिंसन। अगर हम एटकिंसन के अनुसार देखें तो एटकिंसन ने इस कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कत्यूरी,
राजवंश का नाम दिया है, अर्थात ये दोनों राजवंश एक ही थे। अब अगर हम इस बात को सच माने तो आपने कुमाऊं के इतिहास में एक प्रेम कथा सुनी होगी, राजुला मालुशाही। तो इसमें जो ये मालुशाही शासक था, इनका संबंध इसी कत्यूरी राजवंश से जोड़ा जाता है। उसके अलावा इनकी एक अन्य शासिका हुई हैं जिसका नाम अभी हमने पहले पढ़ा था, वो है जिया रानी। जिया रानी का संबंध भी इस कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश से जोड़ा जाता है। उसके अलावा कि कहा जाता है कुमाऊं के इतिहास में कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश का विनाश हो चुका था या विघटन हो चुका था, तो कहा गया कि जो कुमाऊं का सूर्य था वो डूब गया। ये इतने प्रिय लोकप्रिय शासक थे वहां पर, और इनके काल को वहां पर धर्म राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था वीरदेव, या फिर कई जगह इसे ब्रह्मदेव भी कहा गया है। तो ये बहुत ही अत्याचारी शासक था और एक भोग विलासी राजा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा जबरन अपनी मामी के साथ स्वयंवर किया गया था, तो इससे जनता बहुत परेशान हो गई थी। एक तरफ तो इस राजवंश को धर्म राज्य का नाम दिया गया था, और यहाँ पर ये जस्ट उसके विपरीत कार्य कर रहा था। तो इसने एक क्या किया कि जैसे अगर हम कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें, उस टाइम पर राजा के आने जाने के लिए पालकी की व्यवस्था की जाती थी, जिसे 4 लोग कंधे पर उठा करके ले जाते थे। तो ये भय था कि ये जो पालकी में जाएगा, उस पालकी में जो इसे लोग ले जा रहे होंगे वो उसे मार देंगे या कहीं पर गिरा देंगे। तो इसने इसका सॉल्यूशन निकाला कि उन लोगों के कंधे पर रस्सी बांध करके और उस पालकी को ही उसमें बांध दिया, ताकि अगर वो गिराएं भी तो स्वयं भी उसके साथ गिर जाएं। तो एक बार होता ही इसके साथ ऐसा है कि इसने एक जबरन आदेश जारी किया, जिसके तहत कहा गया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के ब्राह्मण हैं वो राजा की पालकी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे। तो जनश्रुति के आधार पर कहा गया कि वो लोग इसे ले जा रहे थे और ऊंची पहाड़ी पर ले जा करके उन लोगों द्वारा इस ब्रह्मदेव या वीरदेव को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इन्हीं के कार्यकाल में जो शंकराचार्य होते हैं उनका उत्तराखंड में आगमन होता है। शंकराचार्य उत्तराखंड में आते हैं क्योंकि ये वो दौर था जब उत्तराखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनका प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से हो रहा था, और लोग हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बदल रहे थे। तो शंकराचार्य यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर एक मठ की स्थापना की। 4 मठ इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें से एक मठ जोशी मठ है, उन्होंने इसकी स्थापना की। उसके अलावा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है उनका पुनर्निर्माण किया, उनका जीर्णोद्धार किया, और धीरे धीरे फिर वहां से लोग जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे वो हिंदू धर्म में परिवर्तित होने लगे। और शंकराचार्य की 820 ईस्वी में केदारनाथ में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने यहीं उत्तराखंड में अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि शंकराचार्य किसके टाइम पीरियड में आए या फिर उनकी मृत्यु कब हुई, कहां पर हुई। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करें यहाँ पर, अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनश्रुति। तो मतलब जन मतलब लोग, और श्रुति मतलब सुनी हुई कहानियां, मतलब कि लोगों द्वारा जो मौखिक रूप से एक कहानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक जो पहुंचाया जाता है उसे जनश्रुति कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हर्षवर्धन का यहाँ पर आक्रमण होता है, कान्याकुब्ज एक राज्य बनता है, फिर वो कान्याकुब्ज राज्य 3 भागों में बढ़ता है, शत्रुघ्न राज्य, गौवशाण राज्य और ब्रह्मपुर राज्य। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। तो आज की क्लास में अगर हम समरी वाइज देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है वो है कार्तिकेयपुर राज्य। एग्जाम में मोस्टली इस कार्तिकेयपुर राज्य से ही एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।